आइए हम सब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो जो किसी को भी अंदर तक डरा सकती है। महज 38 साल की उम्र, जीवन एकदम सामान्य गति से चल रहा है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। अचानक 3 महीने के भीतर एक के बाद एक 2 भयंकर ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। शरीर का एक हिस्सा शून्य रहने लगता है। हाँ, और यहाँ तक कि एक साधारण सा वाक्य पढ़ने और लिखने में भी दिमाग और आंखों को आम इंसान से दुगना समय लगने लगता है। मतलब ऐसी स्थिति में एक इंसान को क्या चाहिए? जाहिर है मेडिकल मदद चाहिए, परिवार का साथ और थोड़ा आराम। सही बात है। लेकिन तब क्या हो जब उस इंसान की कंपनी जहां उसने सालों तक काम किया है वो उसे एक ऐसा ट्रांसफर लेटर थमा दे जो उसे एक नए शहर, एक अनजान भाषाई क्षेत्र में काम करने का आदेश दे रहा हो। ये तो मतलब ये बहुत ही डरावना परिदृश्य है। आज की इस डीप डाइव में हम इसी खौफनाक वास्तविकता और सिस्टम की क्रूरता के टकराव को समझने वाले हैं। और देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये नीरज शर्मा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मामले की एक कड़वी हकीकत है। बिल्कुल। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का फैसला है, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा शामिल है। हाँ, 10 फरवरी 2026 को सुनाया गया ये फैसला। जी, ये 7 पन्नों का एक बेहद अहम दस्तावेज है। ये फैसला सिर्फ एक ट्रांसफर को रोकने का कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि ये इस बात की गहरी पड़ताल करता है कि जब कॉरपोरेट नीतियां और मानवीय संवेदनाएं आमने सामने होती हैं तो न्यायपालिका इसे किस नजरिए से देखती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी के केंद्र में नीरज शर्मा हैं। 38 वर्षीय नीरज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी के पद पर जयपुर में तैनात थे। सब कुछ ठीक चल रहा था उनके साथ। हाँ, लेकिन बिन मेडिकल इमरजेंसी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। दस्तावेज बताते हैं कि 23 सितंबर 2021 को उन्हें पहला ब्रेन स्ट्रोक आया। बाप रे। और वो अस्पताल से निकले ही थे, मतलब रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे, कि 3 दिसंबर 2021 को उन्हें दूसरा गंभीर स्ट्रोक आ गया। अगर हम सवाई मानसिंह अस्पताल यानी SMS अस्पताल जयपुर के मेडिकल बोर्ड के 12 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता और स्पष्ट हो जाती है। अदालत ने खुद इस मेडिकल बोर्ड से नीरज की स्थिति का आकलन करने को कहा था ना? बिल्कुल, और रिपोर्ट के अनुसार नीरज इस्केमिक स्ट्रोक से पीड़ित हैं। मेडिकल भाषा में कहें तो उन्हें एक्यूट राइट पोस्टीरियर पेराइटल इन्फार्क्ट और सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी इन्फार्क्ट हुआ था। ये नाम सुनकर ही समझ आ रहा है कि ये कितना गंभीर है। लेकिन जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए इस इस्केमिक स्ट्रोक और इन भारी भरकम शब्दों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होता है? आसान भाषा में समझें तो इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, जिससे मतलब टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हाँ, दिमाग के उस हिस्से के टिश्यू मरने लगते हैं। नीरज के मामले में इस स्ट्रोक ने उनके नर्वस सिस्टम पर गहरा प्रहार किया था। और मेडिकल बोर्ड में तो कई सारे डॉक्टर थे। जी, मेडिकल बोर्ड में न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और मेडिसिन विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे। हाँ। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इसके 3 बहुत गंभीर परिणाम हुए हैं। वो क्या थे? पहला, उन्हें राइट साइडेड विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो गया है, यानी उनकी आंखों की दाईं ओर की दृष्टि बुरी तरह प्रभावित हुई है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। और एक राजभाषा अधिकारी के लिए जिसका मुख्य काम ही पढ़ना, लिखना और अनुवाद करना है, जी, आंखों की रोशनी में ये कमी आना तो अपने आप में एक करियर खत्म करने वाला झटका है। यही नहीं, दूसरा प्रभाव है उनके बाएं हाथ और पैरों में लगातार रहने वाली झुंझुनी या सुन्नपन, जिसे मेडिकल टर्म में पेरिस्थेसिया कहते हैं। ओहो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, वो ये कि इन सब न्यूरोलॉजिकल डैमेज के कारण नीरज को वाक्य पढ़ने और लिखने में आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है। मतलब वो बुनियादी कामों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी स्थिति को समझने के बाद आइए इस सिस्टम के काम करने के तरीके को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के लैपटॉप में एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अच्छा। सिस्टम को सिर्फ इस बात से मतलब है कि अपडेट का समय हो गया है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैपटॉप की हार्ड ड्राइव क्रैश होने वाली है या बैटरी सिर्फ 1% बची है। सिस्टम बस अपना अंधा कमांड रन करता है। सही कहा। नीरज के साथ भी बैंक का ये ट्रांसफर ऑर्डर बिल्कुल उसी अंधे एल्गोरिदम की तरह काम कर रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी दैनिक शारीरिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे 25 जुलाई 2025 को जयपुर से सीधा हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। और देखिए, इस अंधे एल्गोरिदम का असर
सिर्फ एचआर विभाग तक सीमित नहीं था। शुरुआती कानूनी प्रक्रिया में भी यह दिखाई दिया। वो कैसे? जब नीरज को ये ट्रांसफर का आदेश मिला तो उन्होंने इसके खिलाफ एक सिंगल जज की बेंच में अपील की। शुरुआत में 21 अगस्त 2025 को उन्हें एक अंतरिम राहत मिल गई, यानी उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 13 अक्टूबर 2025 को उसी सिंगल जज की बेंच ने बैंक के तर्कों को सुनने के बाद वो अंतरिम राहत वापस ले ली। अरे बाप रे! और यहीं से ये लड़ाई राजस्थान हाईकोर्ट की इस बड़ी खंडपीठ के सामने पहुंची। अब यहाँ मैं थोड़ा डेविल एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। बताइए। एक आम कॉर्पोरेट के नजरिए से देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। उनके पास लाखों कर्मचारी हैं। अगर वे हर बीमार कर्मचारी के लिए नियम तोड़ने लगें या ट्रांसफर रोकने लगें तो एचआर विभाग तो काम ही नहीं कर पाएगा। ये एक आम तर्क है जो अक्सर दिया जाता है। हाँ, मतलब बैंक को कहीं ना कहीं एक सख्त लकीर तो खींचनी पड़ेगी ना। अदालत में बैंक का असल तर्क क्या था? ये तर्क सतह पर देखने में बहुत लॉजिकल लगता है कि एक विशाल संस्था बिना सख्त नियमों के नहीं चल सकती। अदालत में बैंक ने बिल्कुल यही नौकरशाही वाला बचाव पेश किया। उन्होंने क्या कहा? बैंक ने कहा कि यह ट्रांसफर किसी दुर्भावना या दुश्मनी के तहत नहीं किया गया है। उन्होंने 2 मई 2023 के एक सर्कुलर का हवाला दिया। अच्छा, वो राजभाषा अधिकारियों वाला सर्कुलर? जी, यह सर्कुलर राजभाषा अधिकारियों के पदों के पुनर्गठन के बारे में था। बैंक का कहना था कि इस नई नीति के अनुसार हर नेटवर्क में केवल एक ही राजभाषा अधिकारी का पद होता है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब बैंक का कहना था कि जयपुर में नीरज के लिए कोई कुर्सी नहीं बची है। हाँ, बैंक का तर्क था कि जयपुर में पद पहले से भरा हुआ है और कोई जगह खाली नहीं है। और हैदराबाद भेजने का क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि हैदराबाद सी श्रेणी के भाषाई क्षेत्र में आता है। वहां कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने और हिंदी अनुवादकों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, इसलिए कागजों के हिसाब से नीरज को वहां भेजा जा रहा था जहां सिस्टम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बैंक ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उनके हाथ नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैंने इस मामले के तथ्य देखे हैं और यहीं पर बैंक की ये मजबूरी वाली कहानी पूरी तरह से बिखर जाती है। बिल्कुल बिखर जाती है। बैंक कह रहा था कि जयपुर में कोई जगह नहीं है ना? लेकिन अदालत ने अपने फैसले में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य दर्ज किया है। इसी कानूनी लड़ाई के दौरान 21 जनवरी 2026 को बैंक ने सुनील कुमार नाम के एक अधिकारी को बीकानेर से लाके जयपुर नेटवर्क आई में पोस्ट कर दिया। हाँ, ये अदालत की नजर में आ गया। अगर जयपुर में जगह ही नहीं थी तो सुनील कुमार के लिए कुर्सी कहां से आ गई? ये तो बैंक के अपने ही तर्क का सीधा विरोधाभास है। ये बैंक की तरफ से हुई एक बहुत बड़ी चूक थी जिसने अदालत के सामने उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। और बात सिर्फ सुनील कुमार की पोस्टिंग तक ही सीमित नहीं है, और भी कुछ था। हाँ, अगर हम बैंक के उस 2 मई 2023 वाले सर्कुलर को गहराई से पढ़ें, विशेष रूप से उसका पैरा 3, तो हमें पता चलता है कि सिस्टम उतना भी कठोर नहीं था जितना बैंक दावा कर रहा था। तो उस पैरा 3 में ऐसा क्या छिपा था जिसे बैंक अदालत की नजरों से बचाना चाहता था? उस सर्कुलर में खुद ही माना गया था कि पदों के इस पुनर्गठन के कारण कई अधिकारी सरप्लस यानी अतिरिक्त हो जाएंगे। अच्छा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी सर्कुलर में ये प्रावधान था कि सी श्रेणी के भाषाई क्षेत्रों में जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह एक अंतरिम उपाय के तौर पर अतिरिक्त ओएलओ की नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा, इसका मतलब है कि नियमों के अंदर पहले से ही ये गुंजाइश दी गई थी कि जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा अधिकारी रखे जा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि नई दिल्ली सर्कल में भी अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया गया था। मतलब ये नियम सब पर एक जैसे लागू नहीं हो रहे थे। सही बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सर्कुलर कोई पत्थर की लकीर नहीं था। वो ये अनिवार्य नहीं करता था कि किसी नेटवर्क में सख्ती से केवल एक ही अधिकारी रहेगा। यानी बैंक के पास विकल्प था। हाँ, बैंक के पास पूरा विकल्प था, उनके पास लचीलापन था, लेकिन उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी के लिए उस लचीलेपन का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। ये बहुत ही निराशाजनक है। मतलब एचआर नीतियां अक्सर नियमों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करती हैं ताकि उन्हें कोई जटिल मानवीय फैसला ना लेना पड़े। बिल्कुल सही कहा। जब एक तरफ इतना बीमार कर्मचारी हो जो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल बैंक जो अपने ही बनाए नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा हो,
तो ऐसे में न्यायपालिका का नजरिया क्या होता है? मतलब अदालत इस तराजू को कैसे तौलती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अदालतें प्रशासनिक मामलों में, खासकर ट्रांसफर या तबादले के मामलों में दखल देने से बहुत कतराती हैं। हाँ, क्योंकि प्रशासन चलाना तो उनका काम है। बिल्कुल, कानून में ये माना जाता है कि कौन सा कर्मचारी कहाँ काम करेगा, ये तय करना प्रबंधन का विशेषाधिकार है। अगर अदालतें हर ट्रांसफर ऑर्डर को रोकने लगें तो कोई भी सरकारी या निजी संस्था सुचारू रूप से काम ही नहीं कर पाएगी। ये बात सच है। प्रशासन चलाने के लिए एक स्वायत्तता तो चाहिए होती है। तो फिर इस मामले में ऐसा क्या अलग था कि 2 जजों की खंडपीठ को इस कदर दखल देना पड़ा? यहाँ अदालत ने जिस सिद्धांत का सहारा लिया वो हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, वेलफेयर स्टेट। हाँ, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य और उसकी संस्थाएं एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकती। इस फैसले को आधार देने के लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही प्रासंगिक फैसले का जिक्र किया। वो कौन सा फैसला था? वो था दिनेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला, रिट पिटिशन 12642025। उस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? वो कैसे इस केस से जुड़ता है? उस मामले में एक जिला और सत्र न्यायाधीश थे जिनके रिटायरमेंट में केवल कुछ ही महीने बचे थे। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उन्हें बार-बार इलाज के लिए जयपुर के एक बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था। अच्छा। उनकी पत्नी भी जल्दी रिटायर होने वाली थी, तो उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया था कि उन्हें जयपुर के आसपास ही पोस्ट किया जाए। तो उसमें क्या फैसला आया? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासन को इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि जब स्वास्थ्य और जीवन का संकट हो तो प्रशासनिक नियमों को थोड़ा झुकना पड़ता है। यही सबसे अहम बिंदु है। नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब बात किसी कर्मचारी के जीवन, स्वास्थ्य और उसकी गरिमा की आती है तो सहानुभूति कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। सही बात है। इसी नज़ीर को अपनाते हुए इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बैंक के रवैये की कड़ी आलोचना की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बैंकों को अपने कर्मचारियों के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और ये बात उन कर्मचारियों के लिए और भी ज्यादा मायने रखती है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उस संस्था को दिए हैं। बिल्कुल। मतलब आप किसी इंसान को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो स्वस्थ है, और जैसे ही वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार होता है जो उसके शरीर को तोड़ देती है, अब नियमों की किताब खोलकर उसे उसके हाल पर छोड़ दें। अदालत ने ठीक इसी भावना को अपने आदेश में दर्ज किया। अदालत का कहना था कि विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से सेवा में हैं और किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसने उन्हें शारीरिक रूप से लाचार कर दिया है, संस्था को सहानुभूति दिखानी ही चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं कोर्ट के। हाँ, अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सर्कुलर या एचआर पॉलिसी इतनी बाध्यकारी नहीं हो सकती कि वो एक बीमार कर्मचारी को उसके बुनियादी अधिकारों से ही वंचित कर दे। और अगर हम उस भाषाई जरूरत वाले तर्क की बात करें जो बैंक ने हैदराबाद ट्रांसफर के लिए दिया था, तो वो तो मुझे सबसे ज्यादा बेतुका लगता है। कैसे? बैंक कह रहा था कि हमें हैदराबाद में हिंदी सिखाने और अनुवाद करने के लिए एक राजभाषा अधिकारी चाहिए, लेकिन वे एक ऐसे इंसान को वहां भेज रहे हैं जिसकी मेडिकल रिपोर्ट खुद कह रही है कि उसे देखने में भारी परेशानी है और वो वाक्य पढ़ने लिखने में आम आदमी से बहुत ज्यादा समय लेता है। ये तो संस्था के लिए भी नुकसान का सौदा है ना? बिल्कुल। अदालत ने भी इसी तार्किक विरोधाभास को पकड़ा। अदालत ने कहा कि अगर हैदराबाद में हिंदी अनुवादक की इतनी ही सख्त जरूरत है तो बैंक किसी ऐसे कर्मचारी को वहां भेज सकता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। हाँ, जो मेडिकली फिट हो। बिल्कुल। एक ऐसे व्यक्ति को उस काम के लिए भेजना जो उस काम के बुनियादी कार्य जैसे पढ़ना और लिखना करने में ही शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, न केवल उस कर्मचारी के प्रति क्रूरता है बल्कि उस भाषाई जरूरत का भी मजाक उड़ाना है जिसे बैंक आधार बना रहा है। सही कहा। तो इस लंबी कानूनी और मेडिकल लड़ाई के बाद अंतिम फैसला क्या रहा? अदालत ने नीरज शर्मा को क्या राहत दी? अंततः 10 फरवरी 2026 को इस खंडपीठ ने 13 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया जिसने नीरज शर्मा की अंतरिम राहत छीन ली थी। हाँ, अदालत ने नीरज की अपील को स्वीकार किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीधा निर्देश दिया कि वे नीरज शर्मा को जयपुर के किसी भी नेटवर्क में पोस्ट करने के लिए तुरंत उचित आदेश जारी करें। ये फैसला सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे एक आम इंसान की बहुत बड़ी जीत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप ही बताइए। जब हम इन कानूनी धाराओं और मेडिकल रिपोर्ट से बाहर निकलकर देखते हैं तो ये मामला हर बड़ी संस्था और उनके एचआर विभागों के लिए एक सबक है।
कागजी नियम, सर्कुलर और नीतियां एक संस्था को चलाने का ढांचा मात्र हैं। वे कभी भी मानवीय संवेदनाओं, कड़वी मेडिकल हकीकतों और किसी इंसान की गरिमा से ऊपर नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि जब संस्थाएं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी भूलकर एक भावनाहीन मशीन की तरह व्यवहार करने लगती हैं, तो न्यायपालिका को आगे आकर उस ऑटोमेटिक सिस्टम का प्लग निकालना पड़ता है। सही कहा। सिस्टम इंसानों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, इंसान सिस्टम का पेट भरने के लिए नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर गहराई से विचार करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठ रहा है, जो मैं श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? देखिए, इस केस में नीरज शर्मा की बीमारी बहुत स्पष्ट थी। MRI स्कैन थे, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी। उनके ब्रेन स्ट्रोक और देखने में कमी को कागज पर मापा जा सकता था। हाँ, वो सब विजिबल था। बिल्कुल। ये एक ऐसी शारीरिक सच्चाई थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था, और अदालत ने उस दिखाई देने वाले साक्ष्य के आधार पर सहानुभूति का आदेश दिया। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये कॉर्पोरेट मशीनरी और हमारे कानूनी ढांचे उन गंभीर बीमारियों के मामले में कैसे पेश आएंगे जो आसानी से MRI या एक्सरे में दिखाई नहीं देती। आपका मतलब गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट, क्रॉनिक डिप्रेशन या ऐसी अदृश्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से है जिनका कोई सीधा ब्लैक एंड व्हाइट मेडिकल टेस्ट नहीं होता? बिल्कुल। हमारे श्रोताओं के लिए यह सोचना जरूरी है कि अगर कल कोई कर्मचारी किसी ऐसी अदृश्य बीमारी से जूझ रहा हो जहां वो रोज अंदर ही अंदर टूट रहा हो, और उसे अचानक एक ऐसे शहर में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां उसका कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो क्या हमारी HR नीतियां और हमारी अदालतें बिना किसी स्पष्ट फिजिकल रिपोर्ट के भी उसे वैसी ही सहानुभूति दे पाएंगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब बीमारी दिखती नहीं है, तो क्या सिस्टम की सहानुभूति भी अंधी हो जाती है? क्या हमें इंसान बने रहने के लिए हमेशा किसी मेडिकल बोर्ड के ठप्पे की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। श्रोतों की इस गहरी पड़ताल से हमें ये तो समझ आ गया कि न्याय सिर्फ अंधा नहीं होता, कभी-कभी वो उन बंद आंखों को भी खोलने का काम करता है जो नियमों की पट्टी बांधे बैठी है।